बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स चैप्टर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक 9.17 को कंप्लीट स्टडी करेंगे। टॉपिक का नाम है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, मैथमेटिकल फॉर्म और इसका फाइनल रिज़ल्ट और इसकी एप्लीकेशन को कंप्लीट स्टडी करते हैं। इसको किसने डिवाइस किया था? इंग्लिश फिजिस्ट चार्ल्स व्हीटस्टोन, और उसने अपने नाम से ही इसका नाम रखा व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये ब्रिज क्यों है? असल में ब्रिज का मतलब होता है पुल, यानी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली जगह। तो व्हीटस्टोन ने क्या किया, चार रेजिस्टेंसेस को इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच किया और दरमियान में एक वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया और फिर इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया। और उसने इसकी एप्लीकेशन दी कि अगर आप चार रेजिस्टेंसेस अटैच करते हैं तो आप उसमें से अगर आपको कोई एक रेजिस्टेंस अननोन है या उसकी वैल्यू का नहीं पता तो उसको आप खुद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। जितने रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं उसमें से कोई एक अननोन हो सकती है और उसको आप इस ब्रिज की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर चार रेजिस्टेंसेस अटैच करनी है इस तरह से। सपोज ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है और इस तरह से ये मैं आपको उसको ड्रॉ करने का तरीका बता रही हूँ। चार रेजिस्टेंसेस इस तरह से आपने लगानी है। उसके बाद इन सबको एक दूसरे के साथ अटैच कर देना है और ये एक स्क्वायर ही बन जाएगा। लेकिन स्क्वायर को आपने थोड़ा सा उसका एंगल चेंज किया हुआ है इस तरह से। इसका नाम R1 है, दूसरी रेजिस्टेंस का नाम R2 है, तीसरी का नाम R3 और फोर्थ का नाम R4 है। इनके पॉइंट्स A, B, C और D है। आप B और D को भी डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और इनके दरमियान एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। ये वो वोल्ट मीटर है जो आपने इन दोनों के दरमियान अटैच कर दिया, दोनों पॉइंट्स के दरमियान। अब स्टूडेंट्स इसको एक स्विच या एक की के साथ जोड़ना है और उसके बाद एक बैटरी लगा देनी है। ये स्विच है जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बैटरी लगाएं जिसकी EMF E है। इसको यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट किया गया है और ये कुछ इस तरह से हमारे पास सर्किट बनता है। अब अगर आप सेकेंड ईयर का टॉपिक कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग व्हीटस्टोन ब्रिज पहले सेकेंड ईयर में होता था, इसी साल न्यू सिलेबस में उन्होंने इसे फर्स्ट ईयर में इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि वो वोल्ट मीटर की जगह गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और मेरी भी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ गैल्वानोमीटर ही आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब हम करंट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम IG का हमेशा इस्तेमाल करते हैं और आपकी बुक में भी IG ही है, तो इसका मतलब है गैल्वानोमीटर। तो आप इसमें से गैल्वानोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप अपनी बुक को फॉलो करते हैं तो आपको वोल्ट मीटर भी यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ हमारे पास तीन लूप्स बनते हैं। एक हमारे पास लूप है ABDA, दूसरा लूप है हमारे पास BCDA और तीसरा लूप है हमारे पास ADC और A। अब यहाँ पर हम इनमें करंट देखना चाहते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है और आपको पता है कि करंट पॉजिटिव से जाएगा और फिर नेगेटिव में आके एंटर होगा। पहले वो इस लूप को फॉलो करेगा, दूसरे लूप को, तीसरे लूप को फॉलो करेगा, लेकिन सब में इसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी इस तरह ही है, एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो अगर हम इस लूप में से करंट बनाते हैं तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास करंट I1 है। अगर हम सेकेंड लूप में से ड्रॉ करेंगे करंट को इस तरह से तो हम लिखेंगे करंट I2 है। और अगर हम थर्ड में से इस तरह इसको बनाएंगे तो हम कहेंगे हमारे पास करंट I3 है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। इसके पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं कनेक्टेड इन सीरीज और ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मैश ABCDA। तो ये मैश की फॉर्म ABCDA इस तरह से बनाती है। फिर हम उसके साथ बैटरी कनेक्ट करते हैं अक्रॉस दी मैश। इस पूरे मैश के अक्रॉस हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया है
अ गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर जी कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी, और बी और डी के दरमियान हमने गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया है। स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है कि बुक में मिस्टेक है, आप यहाँ पर गैल्वानोमीटर ठीक कर लें और यहाँ पर जी ही लिखें। अब स्टूडेंट्स एक तो बात आपको पता है कि अगर ये की या स्विच ऑन होगा तो करंट फ्लो करेगा, अगर स्विच ऑन ही नहीं है, स्विच ऑफ है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। हमें एक ऐसी कंडीशन निकालनी है कि गैल्वानोमीटर के अंदर से कोई करंट फ्लो ना करे। ये जो हमने वोल्ट मीटर लगाया है ये एक्चुअली गैल्वानोमीटर ही है। हमें ये कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि गैल्वानोमीटर के अंदर से कोई भी करंट फ्लो ना करे इवन आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। हम स्विच को ओपन करेंगे तब तो ऑब्वियसली करंट नहीं बहेगा, लेकिन हमें स्विच को भी क्लोज करना है और फिर भी हम चाहते हैं कि गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो ना करे, तो इसके लिए हम किरचॉफ का रूल यूज़ करते हैं। किरचॉफ के दो रूल्स हैं। किरचॉफ का फर्स्ट रूल कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और सेकेंड रूल इसका कहता है सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स हमने कहा कि सम ऑफ द पोटेंशियल चेंज इज इक्वल टू ज़ीरो। अब पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, वी किसके इक्वल होता है, आपने ओहम लॉ पढ़ा है, आई आर के इक्वल, यानी करंट और रेजिस्टेंस। अब अगर हम लूप वन की बात करते हैं तो लूप वन हमारे पास है ए बी डी ए। इसके अंदर हमारे पास कितने रेजिस्टेंसेज आ रही हैं, यहाँ पे तो हमें सिंपल हमने आर की बात की, यहाँ हमारे पास तीन रेजिस्टेंस आ रही हैं, R1, R3 और RG। जो गैल्वानोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस को हम RG कहते हैं और जो गैल्वानोमीटर का करंट है उसको हम IG कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर एग्जांपल पहले R1 की बात करते हैं, तो हम लिखेंगे R1 रेजिस्टेंस है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास रेजिस्टेंस R3 है, हम R3 को लिखेंगे, और हमारे पास रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर की RG है, इसको लिखेंगे। और हमारे पास कहा गया है सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इक्वल टू ज़ीरो, कि V इज इक्वल्स टू IR1, IR3, IRG इक्वल किसके होगा, ज़ीरो के। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे पास करंट क्या होगा। करंट की वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए हम इसी सर्किट को देखेंगे। जो R1 के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है उसको हम I1 कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टर सिर्फ इसके साथ कनेक्ट है, इसके दूसरी साइड पे कोई दूसरे सर्किट के साथ ये पैरेलल कनेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम R3 की बात करते हैं तो R3 लूप 1 का भी पार्ट है और ये लूप 3 का भी पार्ट है। यानी अगर हम इसके अंदर से करंट की बात करेंगे कि हमारे पास में कौन सा करंट फ्लो करेगा, तो I3 में से दो करंट है, एक पहले लूप का करंट I1 और फिर ये इसका भी पार्ट है I1 माइनस I3। अगर आप RG इसके करंट की बात करेंगे तो ये भी आपके पास दो साइड्स पे है, ये इस लूप का भी पार्ट है और इस लूप का भी पार्ट है। यहाँ पर ये I1 के साथ डील कर रहा है I1 माइनस, और यहाँ पे I2 के साथ डील कर रहा है तो इसका करंट होगा I2। अब आप इसे कैसे लिखेंगे, R1 का करंट क्या है I1, R3 का करंट क्या है I1 माइनस I3, और RG का करंट क्या है I1 माइनस I2। और क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप होने की वजह से हम हर एक के साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा। अब लूप 2 की बात करते हैं, इस लूप की बात करते हैं। इसमें भी हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेज हैं, एक हमारे पास R2 है, एक R4 है और एक अगेन गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस R2, एक R4 और एक गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस, और इनका सम किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। अब हमें करंट चाहिए, करंट इसमें क्या होगा, R2 में देखें स्टूडेंट्स करंट कौन सा फ्लो करेगा, क्योंकि ये I2 सर्किट का ही पार्ट है, इसके अलावा और किसी भी लूप का R2 पार्ट नहीं है, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो हमारे पास क्या है, I2। अगर आप रेजिस्टर R4 की बात करते हैं तो ये लूप I2 का भी, इस सेकंड लूप का भी पार्ट है और थर्ड लूप का भी। अगर I3 ये है तो ये थर्ड लूप में पूरे में I3 करंट फ्लो करेगा, तो इसका करंट किस तरह आएगा, I2 माइनस I3। इस तरह से गैल्वानोमीटर का करंट कैसे आएगा, क्योंकि ये I2 को ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर इस सर्किट के हिसाब से I1 माइनस I2 था और इस सर्किट के हिसाब से हम इसे लिखेंगे I2 माइनस I1।
तो ये करंट्स हैं। R2 का करंट है हमारे पास I2, R4 का करंट है हमारे पास I2 माइनस I3, RG का हमारे पास करंट है I2 माइनस I1। और सब के साथ हम नेगेटिव का साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप है। अब ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2 है। और आपने बात की कि हमें वो कंडीशन को ड्राइव करना है जब कोई भी करंट गैल्वानोमीटर में से फ्लो ना करे, यानी कि IG इक्वल होना चाहिए 0 के। इवन आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, चाहे बाद में स्विच क्लोज हो जाए। और आपको स्टूडेंट्स इसका पता है कि अगर हम I1 माइनस I2 करते हैं तो आपके पास IG आता है, यानी सर्किट 1 का करंट, उसमें से सेकंड माइनस कराने से हमारे पास IG आता है। अगर आपके पास IG ही 0 है तो I1 माइनस I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि I1 इक्वल हो जाएगा I2 के, और किसी के साथ भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि हम किरचॉफ का फर्स्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं, और किरचॉफ का फर्स्ट रूल ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स आपके पास 0 के इक्वल होता है। तो क्योंकि ये I1 I2 दोनों करंट हैं, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। इसके अलावा अब आपने I1 की जगह I1 और I2 को इक्वल पुट करवाना है। इक्वेशन 1 में जहाँ I2 है वहाँ आप I1 पुट करवा दें, तो यहाँ I2 है, बकाया सारी इक्वेशन सेम आ जाएगी। माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I3 R3 माइनस I1 माइनस I2 की जगह आप पुट करवा रहे हैं I1 RG इक्वल टू 0। I1 माइनस I1 आपको पता है 0 का इक्वल होता है, और 0 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो तो आपके पास अगेन 0 ही आता है। तो इस टर्म को आप ख़त्म कर दें तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, और बकाया सारी टर्म सेम। माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I3 R3 माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I3 R3। तो ये है आपके पास आती है इक्वेशन 1 को रिड्यूस करवाने के बाद, इसको आप कह लेंगे इक्वेशन 3। अब आप इसी I2 की जगह I1 पुट करवाएंगे इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में आप किस तरह लिखेंगे, जहाँ जहाँ I2 है वहाँ आपने I1 पुट करवाना है। यहाँ पे भी I1 आएगा, यहाँ पे भी I1 आएगा, और यहाँ पे भी I1 आएगा। तो इसे पुट करवाएं। माइनस I1 R2 माइनस I1 माइनस I3 R4 माइनस I1 माइनस I1 RG इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह पहले हमने किया था कि जहाँ I1 माइनस I1 था उसका आंसर 0 था, हमने उस पूरी टर्म को 0 कर दिया। ये भी 0 आता है, 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा 0 तो पूरी टर्म आपके पास 0 हो जाती है। इसके अलावा जो भी बचता है वो हम लिखते हैं। हमारे पास क्या बचा है, माइनस I1 R2 माइनस I1 माइनस I3 R4, और ये आपके पास इक्वेशन, इसको कह लें कि हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। तो इसी इक्वेशन 3 और 4 को आगे लिखते हैं। ये भी 0 के इक्वल है, जिस तरह इक्वेशन 3 0 के इक्वल थी। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन 2 और 3 है। आप इसको मज़ीद अरेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, माइनस I1 R1, ये माइनस है, इक्वल के 0 वाली साइड पे आएगा, माइनस तरह के प्लस हो जाएगा, और आपके पास बनेगा I1 माइनस I3 और R3। इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं, माइनस I1 R2 इक्वल टू, ये माइनस है, तरह के प्लस हो जाएगा I1 माइनस I3 R4। अब एक चीज़ अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर हमारे पास इनके रेजिस्टेंसेस के साथ जो भी करंट है वो सेम हो गया। I1 माइनस I3 बिल्कुल इसकी तरह सेम है, और माइनस I1 बिल्कुल इसकी तरह सेम है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 5 और 6 आई है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास डिजायर्ड फॉर्म आ सकती है। डिवाइडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, हमें असल में रेजिस्टेंसेस को अलग करना है। अब लिखें यहाँ पे माइनस I1 R1 डिवाइडेड बाय माइनस I1 R2। इस साइड को इस साइड से डिवाइड करवाएं, I1 माइनस I3 R3 I1 माइनस I3 R4। इसको इससे डिवाइड करवा दें तो जो करंट है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला करंट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल फॉर्म क्या बचती है, R1 डिवाइडेड बाय R2 R3 डिवाइड बाय R4। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस टर्म में सिर्फ हमारे पास रेजिस्टेंसेस रह गई हैं जो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म थी, और यही वो कंडीशन है जो हमें सेटिस्फाई करनी थी कि गैल्वानोमीटर
में से कोई करंट फ्लो ना करे, गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, और जबकि हमारे पास की ऑन हो। अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस में से कोई एक अननोन हो तो हम उसको भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन की फॉर्म से। फॉर एग्जांपल आपको R3 की वैल्यू नहीं पता, R1, R2 और R4 की वैल्यू की मदद से इस इक्वेशन को रीअरेंज करके आप उस अननोन रेजिस्टेंस यानी R3 की भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर आपको R4 की वैल्यू को नहीं पता तो भी आपको अरेंज करके इस तरह से निकाल सकते हैं। सपोज हम R4 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। सपोज ये आपके पास इक्वेशन है, आप इसमें से R4 की वैल्यू चाहते हैं, इसको लेके आए ऊपर। R4 इज इक्वल्स टू R3 इधर ही रहेगा, R2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, R1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म आती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।